हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। और हम ये जो सीरीज कर रहे हैं इसमें हम टर्म 2 क्लास 12 आईएससी एंड सीबीएसई बोर्ड के सारे चैप्टर्स को रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन ही स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक। ओके, सो अभी तक हमने जो कर लिया है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ पार्ट्स, जिसमें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बेसिक्स को भर लिया है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसकी थ्योरी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, उसके बेसिक्स को हमने क्लियर कर लिया था। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकाला हुआ है। इन क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले है मेरे पास दिस क्वेश्चन, एग्जांपल 1। हाईलैंड लिमिटेड provides the following information, calculate cash flow from financing activities। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? एक इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है रिगार्डिंग the equity share capital, debentures and bank loan etc. So year wise information भी है, opening and closing balances दिए हैं। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 31st March 2020, these are your closing balances and 31st March 2020 are the opening balances। अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर शेयर कैपिटल हैज इंक्रीज, 2 लाख रुपीज से कैपिटल इंक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 लाख रुपीज से कैपिटल रेज करी गई है। अगर हम डिबेंचर्स देखते हैं, यहाँ पर दो टाइप के डिबेंचर्स है, 10% डिबेंचर एंड 8% डिबेंचर। सो 10% डिबेंचर लास्ट ईयर थे, अभी नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया है? इसका मतलब यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो गया है, क्योंकि अगर पिछले साल कुछ डिबेंचर्स थे और अब नहीं है तो मतलब रीपेमेंट ही किया होगा कंपनी ने, इसलिए नहीं है। अगेन अगर हम यहाँ देखें 8% डिबेंचर, दो तरीके के डिबेंचर है यहाँ पे, 2 टाइप्स ऑफ डिबेंचर। एक है 10% जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और दूसरा डिबेंचर है 8%। 8% डिबेंचर पिछले साल नहीं थे, 2020 में यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं दिया है, बट अभी है। मतलब क्या हो गया? यहाँ पर इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया। जब भी कोई इश्यू होगा वहां पर कैश इनफ्लो होगा। जैसे हम इक्विटी में देखे, लास्ट ईयर 10 लाख था, अभी 12 लाख हो गया, ये 2 लाख रुपीज का इनफ्लो हुआ है। वेरएज जब रिडम्पशन होगा, मतलब रीपेमेंट होगा, तो कैश का आउटफ्लो होगा। 8% डिबेंचर के केस में कैश का इनफ्लो हुआ है। अगर आप बैंक लोन देखिए तो बैंक लोन पिछले साल 1,50,000 था, अभी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है? रीपेमेंट हो गया होगा इस लोन का, और वो हमारा आउटफ्लो माना जाएगा। देन लास्ट हेड दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि पिछले साल नहीं था लेकिन इस साल है, तो हम इसे मानेंगे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रोसीड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया, उसकी वजह से कैश का इनफ्लो हो गया, तो 50,000 रुपीज हैव कम। अब हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर है 10,000 रुपीज, देन इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है एंड डिविडेंड पेड है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले, तो एक इजी क्वेश्चन मैंने पिक किया है। अदरवाइज नॉर्मली क्वेश्चंस में ऐसे इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके नहीं दिया जाता है, कैलकुलेट हमें खुद करना रहता है। तो टू स्टार्ट विद दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, सो आई पिक्ड अप। इंटरेस्ट पेड के अमाउंट दिए हुए हैं डिबेंचर्स पे, तो बोथ द डिबेंचर 10% एंड 8% का यहाँ पर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है, और इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, डिविडेंड पेड इज ऑल्सो गिवन टू यू ओवर। तो यहाँ जो हमने अजम्पशन पढ़ी थी कि अगर कुछ डेट नहीं दी होगी कि 21 डेट पे डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया गया है या डिबेंचर्स को इश्यू किया गया और भी किसी सिक्योरिटी के, तो हम हमेशा अज्यूम कर देते हैं कि ये एट द एंड ऑफ द ईयर किया गया। वो करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज it is given very clearly that how much of interest and dividend is being paid। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत इजी होने वाला है, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लिया। आई फील लिटिल मोर स्पेस विल बी रिक्वायर्ड, तो थोड़ा और मैंने स्पेस यहाँ डाल दिया। चलिए, तो क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपकी बुक्स में भी मिल जाएगा। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू फॉर नाउ, यू कैन जस्ट पॉज एंड टेक द स्क्रीनशॉट। लेटर ऑन, जैसा कि आपको मैंने पहले की वीडियोस में किया है, मेरी ऐप पर जाइए। माय ऐप इज कृष्णा सिंहदेव। आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कृष्णा सिंहदेव नहीं, सॉरी, हमेशा मैं कृष्णा सिंहदेव बोल देती हूँ गलती से। कृष्णा सिंहदेव इज माय चैनल्स नेम। कृष्णा's क्लासेस इफ यू सी, तो आपको
वहां पर मेरी ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर से, और आप उसके अगर फ्री स्टडी रिसोर्सेज में जाएंगे तो वहां पर आपको ये सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। जो नोट्स मैंने दिए हुए हैं पहले हाथ से बना करके, वो हैंड रिटन नोट्स हैं वो, और ये जो भी मैं सॉल्व करती हूँ विद सोल्यूशन दीज क्वेश्चंस आल्सो यू विल गेट। लेकिन उसको मिलने में टाइम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर दूंगी तब आपको अवेलेबल कराऊंगी। तो अगर अभी आपको क्वेश्चन साइड में देखना है तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अरे रे 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 रे, इसको क्या हो गया? चलो, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर हम सबसे पहले दो कॉलम बना लेते, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम और दूसरा हमारा अमाउंट्स का कॉलम। और एज सच तो कोई फॉर्मेट नहीं है, हम किसी भी ऑर्डर में चीजें लिख सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम पहले प्लस आइटम्स को लिखे और बाद में माइनस आइटम्स को। तो मैं उसी फ्लो में जा रही हूँ जिस फ्लो में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दी हुई है। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, द चेंज इन इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि है 2 लाख रुपीज, उसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। और ये है इनफ्लो ऑफ कैश, मतलब प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर। सो यहाँ मैंने लिख लिया प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स एंड दिस इज ₹2 लाख, एंड ये पॉजिटिव फिगर है, मतलब ये कैश का इनफ्लो है। दूसरा है 10% डिबेंचर्स जिनका रिडम्पशन हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स। एंड ये 10% डिबेंचर्स जब आपने रिडीम किए होंगे तो ये 2 लाख रुपीज का आउटफ्लो हुआ है, तो ये 2 लाख रुपीज ये आउटफ्लो है, इसीलिए इस फिगर को मैं ब्रैकेट में डालूंगी। देन थर्ड है 8% डिबेंचर, सो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू होगा यहाँ पर, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर्स। ये है ₹3 लाख। तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है, तो इसे हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है बैंक लोन। बैंक लोन का रीपेमेंट हो चुका है, तो यहाँ पर हम वर्ड रीपेमेंट यूज करेंगे। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन which is ₹1,50,000। तो ये 1,50,000 को हमने ब्रैकेट में लिखा है। देन उसके बाद हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो हम लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। और अमाउंट है ₹50,000, ये पॉजिटिव फिगर है। उसके बाद हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पर चले जाते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेड ऑन debentures which is ₹10,000 and interest paid है, so this is going to be a negative figure, minus ₹10,000। interest paid on bank overdraft which is ₹1,000, ये भी एक नेगेटिव फिगर है। और फिर उसके बाद हमारे पास है लास्ट में डिविडेंड पेड, जो कि ₹50,000 है, तो उसको भी मैं माइनस का फिगर है इसीलिए यहाँ ब्रैकेट में डाल देती हूँ। बस अब हमने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ जो क्वेश्चन में दी हुई थी उसको लिख लिया है। अब हमें सिर्फ प्लस माइनस करना है, तो 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस एंड 2 लाख माइनस, ये फिगर तो चला गया। एंड 3 लाख माइनस 1,50,000, तो बचा 1,50,000। 1,50,000 प्लस 50,000 इज ₹2 लाख। एंड 2 में से 50 एंड 60 एंड 1,000, तो 61,000। 2 लाख माइनस 61,000 का फिगर हमारे पास से चला गया। 2 लाख माइनस
61,000. So 1,39,000 का जो फिगर है वो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ओके, 1,39,000. फाइन. तो देखिए कितना सिंपल है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. अब हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे. इस क्वेश्चन में जो डिफिकल्टी लेवल था वो बहुत कम था क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट खुद से कैलकुलेट करके दिया हुआ था. आगे के क्वेश्चंस में हमको वो करना पड़ेगा. चलिए, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2 अवेलेबल. ये भी अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको शायद मिल जाएगा. ये क्वेश्चन आप ही लोगों की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, अदरवाइज यू कैन just simply pause and click over here. ये क्वेश्चन बोलता है from the following extract of balance sheet of a company calculate cash flow from financing activity. Again same manner में हमको information दी है जैसे previous question में information दी गई थी. हमें 2 साल के balances दिए गए हैं. So opening balances and closing balances are available to us of various items. What are these items? These items are equity share capital जो last year 4 लाख रुपीस की थी, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था, अब 6 लाख रुपीस की हो गई है. ओके, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख से 2 लाख हो गई है. तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो इशू लग रही है और ये लग रहा है रिडम्पशन. ठीक है, ये रिडम्पशन है. अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को देखें तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 35,000 है. तो ये ऑब्वियसली इश्यू के ऊपर होगा क्योंकि पिछले साल था नहीं, अभी ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया है. तो ये इनफ्लो ऑफ कैश के अंदर आएगा. Then 11% डिवेंचर which were 4 लाख रुपीस in the last year, अभी ये 5 लाख रुपीस हो गया. मतलब कि यहाँ पर भी इशू है और इनफ्लो ऑफ कैश है. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं. एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. सो वही 35,000 रुपीस कहाँ से आया उसका हिसाब किताब दिया हुआ है. तो 2 लाख रुपीस का हमने इक्विटी शेयर्स जो है, देखो ये यहाँ पर अगर डिफरेंस देखेंगे तो 2 लाख रुपीस का डिफरेंस है. अगर मैं 2 लाख रुपीस का 20% निकालती हूँ तो मेरा अमाउंट कितना आता है? ये अमाउंट आता है 2 लाख रुपीस का 20% अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो ये 40,000 रुपीज आता है. ठीक है, 40,000 रुपीज. बट क्या ये 40,000 रुपीज लिखा? आंसर इज नो. इसका मतलब यहाँ से कुछ चीजें माइनस करके लिखी होंगी. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से क्या क्या माइनस हो सकता है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम और रिडम्पशन, कुछ 4-5 चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पढ़ी हुई थी, वो सब यहाँ से माइनस हो सकता है. इसका मतलब ये जो फिगर है ये एग्जैक्टली फिगर नहीं लिखा हुआ, इसमें से डिडक्शन होने के बाद लिखा हुआ है, तो वो हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, तो इसे हम स्टार बना के रखते हैं, इसको हमें अच्छे से डील करना होगा. फिर अंडर राइटिंग कमीशन आ गया. तो देख लो, अंडर राइटिंग कमीशन ही वो चीज होती है जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से माइनस हो सकती है. यहाँ पे इसका एग्जैक्ट फिगर भी 5,000 रुपीज है. देखिए, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 5,000. द कंपनी मेट अंडर राइटिंग कमीशन फॉर फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसने खुद ही बता दिया कि हमने ये 5,000 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से ले लिए. तो आप भी ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है, आउटर कॉलम में 35,000 लिखेंगे लेकिन अंदर उसे बताएंगे 40,000 माइनस 5,000 रुपीज. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट. Preference shares were redeemed on 31st March 2021 at par along with dividend. तो प्रेफरेंस शेयर्स को कब इन्होंने रिडीम किया उसकी डेट क्वेश्चन ने हमें खुद बता दिया कि एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर इनको रिडीम किया गया और उसके ऊपर हमने डिविडेंड पे कर दिया. तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास टिल द एंड ऑफ द ईयर सारे डिविडेंड थे और आखिरी डेट पर हमने डिविडेंड्स प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है तो ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस जितना था उसके ऊपर हम लोग डिविडेंड पे कर देंगे क्योंकि वो सारे साल भर हमारे साथ थे. ओनली लास्ट डे 31 मार्च 2021 को इन शेयर्स को हमने रिडीम किया है. तो यहाँ पर हमें उन्हें डिविडेंड दे देना चाहिए बिकॉज दे वर देयर फॉर द एंटायर ईयर विद अस. देन first information read, second read, third read and understood. Fourth information, additional debentures were issued on 1st April 2020. तो normally जो assumption रहती है वो last date की रहती है लेकिन यहाँ question ने खुद बोल दिया कि जो additional debentures हमने issue किए थे वो हमने 1st April 2020 को मतलब in the beginning of year issue किए थे. इसका मतलब क्या है कि closing balance जो आपका debenture है, debenture का closing balance है 5 लाख रुपीस. इसके ऊपर हमको 11% interest calculate करना पड़ेगा क्योंकि ये right from the beginning of year हमारे साथ थे. ओके, चलिए नेक्स्ट है द कंपनी पेड इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 9% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल
The company did not propose final dividend. Okay, कंपनी ने क्या किया है, 9% इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर इंटरिम डिविडेंड दे दिया है. प्रपोज डिविडेंड तो है नहीं, तो ये 9% डिविडेंड देना पड़ेगा. बट द क्वेश्चन इज दैट कौन से अमाउंट पे, 4 लाख या 6 लाख. तो इसके लिए अगेन हमको इन्फॉर्मेशन एडिशनल पॉइंट नंबर 1 रीड करना पड़ेगा. और एडिशनल पॉइंट नंबर 1 ने हमें ये बताया है कि जो इक्विटी शेयर्स इश्यू किए गए एडिशनल 2 लाख रुपीस के, वो 31 मार्च 2021 को इश्यू किए गए. तो अगर आज जब डेट ऑफ ईयर क्लोजिंग की है उस दिन कोई हमने शेयर्स इशू किए तो ऑब्वियसली उनके ऊपर तो डिविडेंड नहीं मिलेगा. आज ही इशू किया आज ही डिविडेंड है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा. जो शेयर्स हमारे पास 1 अप्रैल से थे, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर थे, उनके ऊपर हम लोग इंटरिम डिविडेंड देंगे. तो ओपनिंग बैलेंस, ये जो 4 लाख का बैलेंस है, इसके ऊपर आप 9% से इंटरिम डिविडेंड पे करेंगे. ठीक है, आई होप सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है. अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डील करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं. बहुत सिंपल होने वाला है. चलिए लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. सो विल स्टार्ट द क्वेश्चन. पहले हम वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन में हमने हेडिंग लिखा था उसी तरीके से हम लोग हेडिंग लिख देंगे. कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो from financing activities. Okay, and we will make 2 columns. One is for writing the heads and another one is for writing down the amounts. So particulars and amount, 2 columns are there with us. एक पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया और ये जो दूसरा कॉलम है ये अमाउंट का कॉलम रेडी हो गया. ठीक है, चलिए अब एक एक करके इंफॉर्मेशन को फिल करना शुरू करते हैं. सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल. तो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे बाद में जाऊंगी, पहले जो ऊपर इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है मैं उसे कंप्लीट कर लेती हूँ. तो इक्विटी शेयर कैपिटल को इश्यू किया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ equity shares, and proceed from equity shares is 2 lakh rupees. 4 lakh से ये 6 lakh हो गया है, तो यहाँ पर 2 lakh rupees हम लिखने वाले हैं. देन उसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल which has become 3 lakh से 2 lakh rupees हो गई है, तो वो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. which is 1 lakh rupees. and ये जो 1 lakh rupees है इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे because it is a outflow of cash. फिर उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. यहाँ पर हमको केयरफुल रहना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का हम डायरेक्टली 35,000 रुपीज अमाउंट नहीं लिखेंगे. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हम इनर कॉलम में बताएंगे 40,000 रुपीज, और उसमें से लेस जो हमने अंडर राइटिंग कमीशन किया है उसे हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा. अंडर राइटिंग कमीशन हमने यहाँ से लेस किया है ऐसा करके बताएंगे, क्योंकि इनफ्लो तो एक्चुअली कितने का था, इनफ्लो वॉज 40,000 रुपीज, लेकिन बाहर 35 क्यों दिख रहा है, बिकॉज वी हैव रिटन ऑफ 5,000 रुपीज. ओके, देन प्रेफरेंस शेयर्स हो गया हमारा. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया 11% डिबेंचर. 11% डिबेंचर 4 लाख से 5 लाख रुपीज हो गए हैं, तो इसे हम लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम issue of 11% debentures, और ये है 1 लाख रुपीज. ओके, तो ये भी एक पॉजिटिव फिगर है. फाइन, अब हमने जो ऊपर इंफॉर्मेशन है सारी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट की उसको कंप्लीट कर लिया है. अब हम जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसे देखना शुरू करते हैं. तो क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन 31st मार्च, एंड फर्स्ट पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट आर इंटरकनेक्टेड. क्योंकि यही इंफॉर्मेशन यूज करके हमें ये पता करना है कि कितने इक्विटी शेयर्स के ऊपर हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया. तो इंटरिम डिविडेंड जो पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है उसे मैं रीड कर रही हूँ. इसमें बोल रहे हैं इंटरिम डिविडेंड at the rate of 9% on equity share capital is being paid. तो हम यहाँ पर लिख लेंगे interim dividend paid
एंड किस अमाउंट के ऊपर डिविडेंड पे किया गया वो भी मुझे बताना होगा। 4 लाख रुपीस इंटू 9%, ठीक है। सो 36,000 रुपीस का डिविडेंड हमने यहाँ पे किया, ऐसा भी हमें करके बताना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसे वर्किंग नोट में लिख सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है इतने छोटे से फिगर के लिए वर्किंग नोट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऐसे ऐसे ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है। Point number 2, we have already dealt with underwriting commission. Then preference shares were redeemed. Redeemed तो ठीक है, ऊपर लिख लिया हम लोगों ने, लेकिन along with dividend. And preference share की dividend की रेट कहाँ से पता चलती है? preference shares का जो dividend होता है हमेशा as a prefix लिखा होता है, जैसे कि debentures का। तो preference shares का dividend as a prefix लिखा हुआ है 10%, और क्या बोला गया है कि 31 मार्च को ये जो शेयर्स है इनको रिडीम किया गया था। इसका मतलब 3 लाख रुपीस के डिवेंचर शेयर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर टिल द एंड ऑफ ईयर थे 31 मार्च, विच इज द लास्ट डेट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। उस दिन हमने डिविडेंड्स को क्या कर शेयर्स को क्या किया है, रिडीम किया है। तो हमें पूरे 3 लाख रुपीस के जो डिवेंचर शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड पे करना है। ओके, तो यहाँ पर केयरफुल रहना है, ऐसा नहीं करना है 2 लाख रुपीस के ऊपर आपने डिविडेंड पे कर दिया, क्योंकि ये 3 लाख रुपीस से 2 लाख लास्ट डे पर बना था। तो अगर वो पूरे साल हमारे साथ थे और ओनली लास्ट डेट के ऊपर हमने इनको रिडीम कर लिया है, तो उसको हमें डिविडेंड नहीं देना है, ऐसा नहीं करना है। डिविडेंड हैज टू बी पेड ऑन दोस शेयर्स एज वेल। सो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, आप चाहे तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स लिखिए, और ये 3 लाख रुपीस का 10% है, ऐसा करके भी आप दिखाएंगे 30,000 रुपीस। और इंटरिम डिविडेंड एंड ये दोनों क्या है, दीज आर नेगेटिव फिगर्स बिकॉज दीज आर कॉजिंग आउटफ्लो ऑफ कैश। चलिए, तो हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 भी डील कर लिया। नाउ पॉइंट नंबर 4 सेज एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2020। मतलब ये जो डिबेंचर्स हमारे, अगर आप देखिए 11% डिबेंचर 4 लाख से 5 लाख के हो गए, ये किस दिन 4 से 5 में कन्वर्ट हो गए? ऑन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मीन्स एट 1 अप्रैल 2020 के दिन हमारे जो डिबेंचर्स थे वो इश्यू हो गए थे। तो अगर फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर में डिबेंचर्स आर बीन इश्यूड, देन वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन द ओपनिंग बैलेंस itself. And here we have to be careful that the opening balance is not 4 lakh rupees. Opening balance is 5 lakh rupees since the debentures are issued in the beginning of year. So we'll give interest on the debenture at the rate of 11% on 5 lakh rupees. So this figure will come over here. Interest paid on debenture, interest on debentures, which is 5 lakh rupees into 11%. From where this 11% came, the rate of interest on the dividend is debenture is 11%. So this will become 55,000, and this 55,000 is also a negative figure. Okay, 55,000 is also negative figure. So let us check कि हमने सारी information का input कर लिया है या नहीं कर लिया। Okay, so आपके पास यहाँ पर सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल को इश्यू किया गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल का इश्यू हम लोगों ने लिख लिया है नीचे, ये 2 लाख रुपीस। देन उसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर्स इज बीइंग रिडीम्ड, तो 1 लाख रुपीस आउटफ्लो, 1 लाख रुपीस का जो नेगेटिव फिगर है उसे हमने लिख लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू 35,000 रुपीस का, जो कि एक्चुअली में था 40,000 का, लेकिन उसमें से 5,000 रुपीस जो है वो चला गया है अंडर राइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए। फिर उसके बाद मेरे पास है 1 लाख रुपीस का प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो हम लोगों ने लिख लिया। फिर उसके बाद 36,000 का इंटरिम डिविडेंड पेड है, वो पॉइंट नंबर 1 एंड 5 जो हमने एक साथ पढ़ा था। तो इंटरिम डिविडेंड पेड जो है उस इंटरिम डिविडेंड को माइनस करेंगे, इट्स अ माइनस फिगर। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स दिया 30,000 रुपीस का, एंड 55,000 रुपीस का हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया। तो ये सारे पॉइंट्स भी हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। सो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है, इट इज कमिंग टू 1,14,000 and it is a positive figure, 1,14,000 positive figure. Okay, ये रहा मेरा 1,14,000। और what is this? This is cash flow from financing activities.
ओके सो देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं था, हाँ, लेकिन यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके दिया हुआ था वैसे नहीं दिया हुआ था, हमें खुद ये कैलकुलेशन करना पड़ा, बट सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, कोई अजम्पशन एज सच नहीं लेनी पड़ी कि किस दिन पर डिवेंचर्स को इशू किया गया था, किस दिन पे रिडम्पशन किया गया था। तो अगेन आई विल नॉट से कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन बहुत क्लियरली दी थी, बस आपको केयरफुल रहना था। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे बहुत जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और ढंग से जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो केयरलेस है, नेग्लिजेंस की मिस्टेक है, उसको आपको कैसे ओवरकम करना है, ऑब्वियसली बाय रीडिंग इट केयरफुली एंड मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट दिया, तो हमें मालूम है कि ज्यादा डिटेल्स जो होते हैं वो नोट्स टू अकाउंट में होते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा इसको छोटा करती हूँ सो दैट आपको सारा क्वेश्चन एक साथ दिखाई दे। आई होप नाउ ऑल ऑफ यू कैन सी इट, और एक काम करती हूँ, रहने देती हूँ, उसको छोटा नहीं करती हूँ, अदरवाइज जो बच्चे इसे ऐप पर देखेंगे उन्हें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए सो क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ Cloud9 लिमिटेड, वाह Cloud9 बड़ा अच्छा नाम है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो उसी मैनर में हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, किस किस के शेयर कैपिटल के, रिजर्व एंड सरप्लस के एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग जिसके अंदर 12% डिबेंचर है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, सबसे पहले हम देखें तो ये 10 लाख रुपीज एंड 10 लाख रुपीज, नो डिफरेंस हैज कम इन शेयर कैपिटल, दिस हैज become 2 लाख से 2,30,000, तो वो हमें नोट्स पढ़ के पता करना पड़ेगा कि ये 2,30,000 कहाँ से आया, 30,000 की जो इंक्रीज है वो कहाँ से आई, एंड डिबेंचर्स 4 लाख से 6 लाख रुपीस के हो गए, तो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर हो सकता है, ठीक है। चलिए अब नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे पढ़ लेते हैं। नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल बताइए, जो कि 6 लाख से 8 लाख हो गई। ओहो, तो यहाँ पर दो तरीके की कैपिटल है, 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल इज देयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो क्या हो गई है, ये इंक्रीज हो गई है, 2 लाख रुपीस का इक्विटी शेयर कैपिटल आपने इश्यू किया, और तो यहाँ पर इनफ्लो हो जाएगा, वेयरएज जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसका क्या हुआ है, रिडम्पशन हुआ है, 4 लाख से 2 लाख रुपीस की हो गई, तो ये हो जाएगा आउटफ्लो, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है और उसमें से हमने शेयर इश्यू एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए हैं, तो वो 25,000 रुपीज का हो गया है, ठीक है। तो ऊपर जो 30,000 दिखाई दे रहा है उसमें वो 5,000 माइनस दिखाया नहीं गया, लेकिन नीचे उसे 5,000 माइनस करके बता दिए गए। तो ये हमें देखना है कि यहाँ पर ये हम ऐसे ही इसी तरीके से इस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे व्हाइल डूइंग आवर क्वेश्चन। देन उसके बाद सरप्लस भी दिया हुआ है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है कि पिछले साल 1,50,000 का था, अभी 2 लाख का हो गया, तो इसका तो यहाँ कुछ काम नहीं होता है। नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है आपको, 50,000 से 1,35,000 हो गया, हाँ, लेकिन ये वाली इंफॉर्मेशन जो नीचे दी हुई है, डिविडेंड पेएबल 1,30,000 की, ये इंफॉर्मेशन हमारे काम की हो सकती है, 1,30,000 का जो डिविडेंड पेएबल है, ठीक है। आपने पढ़ा था मेरे साथ जब मैंने बताया था कि डिविडेंड पेएबल अकाउंट जो होता है, हालांकि उसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते टाइम लेकिन उसका जरूर फर्क पड़ता है। चलिए अब उसके बाद हमारे पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है वहां पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15% ऑन इक्विटी शेयर्स एंड एट द रेट ऑफ 10% ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑन 15 सितंबर 2020, मतलब इस साल। अभी देखो ऊपर जो ईयर्स दिए हुए हैं 20 एंड 21 दिए हुए हैं, ठीक है। तो 15 सितंबर 2020 मतलब प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जो प्रपोज डिविडेंड था वो इस साल में जाकर के शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया होगा, ठीक है। सो 15% का था इक्विटी शेयर्स के लिए एंड 10% का प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। तो हम हमारे पास दोनों में चेंजेस हैं, लेकिन हम लोग लास्ट ईयर के लिए निकालेंगे अगर हमें आगे क्वेश्चन कोई डेट नहीं देता है कि किस डेट पर डिबेंचर्स का रिडम्पशन शेयर्स का रिडम्पशन या शेयर का इश्यू किया गया। चलिए, लेकिन दे दिया क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 2 में ही दे दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार ऑन 31 मार्च 2021, यानी कि यहाँ पर
ये जो 4 लाख से 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हो गए वो किस दिन हुए? 4 लाख से 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे हुए, मतलब रिडम्पशन इज एट द एंड ऑफ द ईयर। इन दिस केस हम लोग हमेशा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे। तो 4 लाख के ऊपर हमें 10% से डिविडेंड पे करना होगा। ये 4 लाख के अमाउंट के ऊपर हम डिविडेंड पे करेंगे। डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2021। डिवेंचर्स में भी चेंज आया, लेकिन डिवेंचर के लिए कोई नोट नहीं था, ऊपर इंफॉर्मेशन दी थी। ये 4 लाख से 6 लाख रुपीस हो गया। तो ये डिवेंचर्स किस दिन इशू किए गए? ये डिवेंचर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर इशू किए गए। तो ऑब्वियसली अगर लास्ट डेट ऑफ द ईयर में हम कोई डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं तो उनके ऊपर हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, उनके ऊपर इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर में पे किया जाएगा। तो यहाँ पर अगेन ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हम डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करेंगे, और कितने परसेंट से? ये लिखा हुआ है यहाँ पर 12% से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विल बी पेड। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2021। तो यहाँ पर अगेन अगर हम इक्विटी शेयर्स को देखें तो ओपनिंग बैलेंस 6 लाख रुपीस था और क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख रुपीस हो गया। तो अगर इक्विटी शेयर्स आपने एट द एंड ऑफ द ईयर इशू किए हैं तो इसका मतलब उनके ऊपर हम डिविडेंड पे नहीं करेंगे। हम किसके ऊपर डिविडेंड पे करेंगे? जो बिगनिंग ऑफ द ईयर से हमारे पास थे। बिगनिंग ऑफ द ईयर से हमारे पास 6 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स थे, तो उसी के ऊपर हम लोग डिविडेंड पे करेंगे। और रेट ऑफ डिविडेंड फर्स्ट पॉइंट में आपको दी गई है कि 15% से इक्विटी शेयर्स के ऊपर हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, हमने मतलब शेयर होल्डर ने अप्रूव करके पे किया है। ओके, सो बिगनिंग बैलेंस इज 6 लाख रुपीस, उसके ऊपर हमें इसे करना है। लास्ट point, interest on 12% debenture is payable at rupees 9,600. So interest on debenture जो है still payable, मतलब कि इतना डिबेंचर जो इंटरेस्ट है अभी पे नहीं किया गया, उतना बाकी है पे करना। अनक्लेम जैसे हमने देखा था कि अनक्लेम आपके पास डिविडेंड होता है, जैसे डिविडेंड पेबल की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे 1,30,000। ऐसे ही अनक्लेम या अनपेड इसको बोलेंगे, अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है जो अभी तक पे नहीं किया गया है, वो कितना है? 9,600 रुपीस का अनपेड डिविडेंड है यहाँ पर, ठीक है। अनपेड सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। चलिए, तो इस सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग अब पुट इन करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। So, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करूंगी एंड आई विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन ही है जैसा कि हमने पहले किया हुआ। हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको दो अनपेड अमाउंट्स दिए हुए हैं। अनपेड अमाउंट एक तो डिविडेंड का दिया हुआ है और दूसरा इंटरेस्ट का दिया हुआ है। तो डिविडेंड का जो अनपेड अमाउंट होता है उसका यहाँ पर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। व्हाइल डूइंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमको अनपेड डिविडेंड अकाउंट बना करके देखना पड़ता है, और जितना अनपेड डिविडेंड है उसे हम आउटफ्लो नहीं दिखाते, ओनली पेड डिविडेंड को आउटफ्लो दिखाते। लेकिन जो इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट पेड को यहाँ पर भी ट्रीट किया जाता है। तो इंटरेस्ट पेड जब हम निकालेंगे तो उसमें से ये जो लास्ट में इंफॉर्मेशन दी हुई है 9,600, ये जो पॉइंट नंबर 5 में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये 9,600 का फिगर हम नहीं दिखाएंगे आउटफ्लो। मतलब जो भी हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट 4 लाख का 12% आएगा, तो 4 लाख का 12% मतलब 48,000 आएगा। उसमें से हम ये 9,600 माइनस करके रिमेनिंग फिगर को ही आउटफ्लो ऑफ कैश दिखाएंगे, बिकॉज इतना अमाउंट अभी तक पे नहीं किया, ये अनपेड डिविडेंड है, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ है ऐसा मानकर इसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए, अब हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करना स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज we'll prepare 2 columns of particulars and amount। आप बहुत सारे जगह में देखेंगे, बुक्स में भी ऐसे प्रेजेंटेशन किया जाता है, एंड कई टीचर्स भी आपको 2 कॉलम बताएंगे, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। दैट इज ऑल्सो अ गुड वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले ये है मेरा पर्टिकुलर्स का कॉलम,
एंड ये है अमाउंट का कॉलम। चलिए अब ऊपर जाके एक एक करके इन्फॉर्मेशन फिल इन करना शुरू करते हैं। तो मैं नोट्स टू अकाउंट से पहले देखूंगी, क्योंकि ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी है वहां पर तो शेयर कैपिटल 10 लाख एंड 10 लाख ही दिखाई दे रही है, बट वी नो कि यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। तो वो चेंजेस बिकॉज ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन की वजह से हुए हैं। सो इक्विटी शेयर 6 लाख से 8 लाख रुपीस के हो चुके हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। विच इज 2 लाख रुपीस। फिर सेम अमाउंट से ही प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हुआ है। ओके सो इसे भी हमें लिखना पड़ेगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और ये 2 लाख रुपीस जो है इट्स अ नेगेटिव फिगर। 2 लाख रुपीस को हम लोगों को आउटफ्लो ऑफ कैश दिखाना पड़ेगा। उसके बाद मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, सो इसे भी प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। हम इनर कॉलम में 30,000 लिखेंगे और यहाँ जो माइनस अमाउंट किया गया है लेस करके, जो कि आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाई दे रहा है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, उसे हम यहाँ पर माइनस करके दिखाएंगे। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ which are 5,000 rupees. आई एम रियली सॉरी अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ बहुत नॉइस सुनाई दे रही हो, बिकॉज मेरी बिल्डिंग में कुछ रिपेयर वर्क चल रहा है, तो यहाँ पे लगातार टक 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 की आवाज आ रही है। आई ट्राइड एंड ट्राइड सिटिंग इन अ वेरी क्वाइट प्लेस, बट बैड लक द मोमेंट आई केम हियर टू रिकॉर्ड माय वीडियो, यहाँ पर आवाज आने लगी। पहले दूसरे रूम में मैं जहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग यूजुअली करती हूँ वहां बहुत आवाज आ रही थी, तो आई हैड शिफ्टेड फ्रॉम देयर एंड समहाउ ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि यहाँ आकर इधर आवाज होने लगी। प्लीज bear with this noise and I'm trying to speak louder. मेरा mic भी on है और मैं और louder भी बोल रही हूँ so that I can subside that sound, but it is a constant tick 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 sound, hammering का किसी चीज का, तो वो आपको आ रहा होगा जरूर। चलिए नेक्स्ट है डिविडेंड पेएबल, उसका हमें कुछ नहीं करना है। हाँ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम, हमने अब सारी इंफॉर्मेशन जो ऊपर लिखी हुई थी उसको कर लिया। हाँ एक चीज बाकी है, इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितने परसेंट डिबेंचर है ये? 12% डिबेंचर है। सो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ 12% डिबेंचर। which is 2 lakh rupees. ये प्रोसीड है, इट्स अ पॉजिटिव फिगर। देन उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हम रीड करेंगे। डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15% ऑन इक्विटी शेयर एंड 10% ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज पेड ऑन 15 सितंबर। ठीक है, तो डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15%। और अगर आप देखिए पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है दैट इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड ऑन 31 मार्च 2021। तो हमें ओपनिंग बैलेंस लेना है, मतलब 6 लाख के बैलेंस के ऊपर 15% से डिविडेंड पे करना है। सो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स at the rate of 15%. Okay, so यहाँ मैं ब्रैकेट में इसका कैलकुलेशन भी लिख दूंगी, 6 लाख into 15%. Okay, 6 लाख is the opening balance, तो 90,000 रुपीस का हमने डिविडेंड पे किया है ऑन इक्विटी शेयर। देन यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए हमको इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2 में जो दी है दैट प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2021। तो मतलब लास्ट डेट ऑफ द ईयर में डिविडेंड हमने इन शेयर्स को रिडीम किया, इसका मतलब कि ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हमने इनको डिविडेंड पे करना है। 4 लाख रुपीस के ऊपर हमें 10% डिविडेंड पे करना है। सो 4 लाख
मल्टीप्लाइड बाय 10%, मतलब 40,000 रुपीज का डिविडेंड हमने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया। तो पॉइंट नंबर 1 इज डेल्ट विद, 2 इज डेल्ट विद। थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड है जो बोल रहे हैं डिबेंचर्स जो है वो लास्ट डेट ऑफ द ईयर में पे किए गए, इश्यू किए गए थे। तो ऑब्वियसली अगर डिबेंचर लास्ट डेट ऑफ द ईयर पर इश्यू किए गए थे तो जो डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 4 लाख का जो बैलेंस है उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, और उसमें से भी 9600 का हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर वो है 4 लाख into 12%, which is 48,000 minus unpaid interest. अनपेड इंटरेस्ट है 9600 का, तो 48,000 माइनस 9600, 38,400 का फिगर हम लोग बाहर लिखेंगे। अब फाइनल आंसर 25,000 प्लस 2 लाख माइनस 90,000 माइनस 40,000 माइनस 38,400, तो 56,600 का हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया है। सॉरी, नॉट ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, इतना कैश का फ्लो हुआ है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इट इज अ पॉजिटिव कैश फ्लो। ओके, ये मतलब कैश यूज नहीं, अगर नेगेटिव आंसर आता है तो हम लिखते हैं कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आप देख सकते हैं जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो ठीक है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बड़े क्वेश्चन का पार्ट बनकर भी आएंगे एंड बहुत सारी बार आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं जहां सिर्फ 2 एक्टिविटी पूछी हो। नॉर्मली वो फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकती है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगेन इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की जितनी इजी नहीं है। इन्वेस्टिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन को रीड बहुत अच्छे से करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर देते हैं रीड करना प्रॉपरली तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे आपको रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी रखनी है। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम जो क्वेश्चन देखेंगे आगे आने वाले क्लासेस में हम पूरे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे। कैश फ्लो पूरा जहां पे बनाते हैं अलोंग विद एडजस्टमेंट। कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको बुक में बिगनिंग में दिए हुए हैं कैश फ्लो विदाउट एडजस्टमेंट, वो क्वेश्चंस मैं आपको नहीं कराऊंगी इन क्लासेस में बिकॉज वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं। अब ये जो आपको क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 एक्टिविटीज पूछी गई है। जो मैं अभी बोल रही थी कि कई बार क्वेश्चन में आपको 2 एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालने के लिए बोल देते, वही उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, from the following information calculate cash flow from operating and financing activity। So आपसे दोनों एक्टिविटी पूछ लिया क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलती जुलती है। एक्चुअली हम जैसे इंटरेस्ट को माइनस कर रहे होते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज अ कैश आउटफ्लो, उसी को हम जगह ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर रहे होते हैं आइटम्स को भी एडेड इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो वही सारी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखा है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कुछ इस तरीके से। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल, अगेन वही ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए। ये 11,25,000 का बैलेंस था विच हैज बिकम 13,75,000 नाउ। तो इसका मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स हुआ है और इनफ्लो हुआ है। जो भी डिफरेंस है दैट इज इनफ्लो बिकॉज प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स आया है। फिर उसके बाद अगर हम 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देखें तो वो 7,50,000 से 5 लाख की हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा, रिडम्पशन हुआ होगा इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स का। देन जनरल रिजर्व का यहाँ पर तो कोई काम नहीं है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, लेकिन इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जरूर हमको ऐड करना पड़ेगा। 75,000 अगर जनरल रिजर्व में इंक्रीमेंट हुआ है इसका मतलब कि वो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब करते हैं उस समय पर हम
ट्रांसफर टू रिजर्व्स को ऐड करते हैं, वो यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा। देन सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो सरप्लस जो है उसको भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, मतलब उसी को हम डिफरेंस देखते हैं। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस साल का जब आप प्रॉफिट निकालेंगे 3,75,000 माइनस माइनस 3,50,000, ठीक है, याद रखना माइनस माइनस 2 टाइम्स है यहाँ पर, तो प्लस हो जाएगा एक्चुअली 3,75,000 प्लस 3,50,000, ऐसा आपका अमाउंट आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है उसका we have security premium reserve 25,000, so this is again inflow of cash जो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। देन हमें यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 3 में मुझे दिखाई दे गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इनकम टैक्स ऑफ 1,12,500 हैज बीन प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब क्या है, इतना जो है स्टेटमेंट ऑफ P&L से हमने इसे लेके गया, मतलब उतना अमाउंट हमने माइनस किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट ऑफ टैक्स पेड हैज टू बी कैलकुलेटेड। ओके, देन उसके बाद हमारे पास 8% डिबेंचर है जो कि 3,75,000 से 6,50,000 के हो गए, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने डिबेंचर्स को इश्यू किया है। देन उसके बाद हमारे पास बैंक बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म बैंक लोन है जो कि 1,25,000 से 1 लाख हो गया, ये रिड्यूस हो गया, इसका मतलब हमने कैश जो बैंक लोन जो है उसका रीपेमेंट कर दिया होगा, इसीलिए ये रिड्यूस हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेंगे हम while doing the operating activities in trade payable 2,50,000 से 5 लाख रुपीस के हो गए हैं। देन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंटरीज दोनों को क्लब करके दिया हुआ है यहाँ पर, ये 1,50,000 से 13 लाख के हो गए हैं, तो इट इज इंक्रीज इन कैश करंट एसेट्स एंड ऊपर वाला जो है दैट इज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। दोनों ही आइटम माइनस के आइटम नहीं, ये नीचे वाला जो करंट एसेट्स है वो माइनस है, ऊपर वाला इंक्रीज हो रहा है, दैट इज एडेड। ओके, चलिए अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसे भी रीड कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है, ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये पहला क्वेश्चन ऐसे आ गया अभी तक कि जहां पर मिड ऑफ द ईयर में कुछ डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। एंड इसी डेट पर लिखा हुआ है बैंक लोन वाज रीपेड, तो दोनों इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है 8% डिबेंचर का एंड 8% बैंक लोन का हमें केयरफुली करना रहेगा, उसे हम कर लेंगे। देन डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स at the rate of 8% was paid on opening balance, क्वेश्चन ने हमें खुद बता दिया कि ओपनिंग बैलेंस पे दिया। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाते टाइम बताई थी कि अगर कभी क्वेश्चन ऐसा बोले कि इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे कर दिया, अब पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम पढ़ लें अगर, तो उसमें देखो उसके बाद इनकम टैक्स लिखा है और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स किस डेट पे रिडीम हुए एट द एंड ऑफ द ईयर वो लिख दिया। प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में कहीं बात नहीं करी, बट इट इज वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ अस कि अगर हमने इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे किया है तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर तो पहले ही पे किया होगा, बिकॉज दे आर बीइंग गिवन प्रेफरेंस। ओके, सो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हमें डिविडेंड पे करना है। आपको ये इंफॉर्मेशन मालूम है, आपने इसे थ्योरी में पढ़ा हुआ, अकाउंट्स की थ्योरी में और दूसरे सब्जेक्ट्स की थ्योरी में भी, बट कई बार जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करते टाइम वी मिस ऑन दैट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी डिविडेंड पे कर दे। कितने परसेंट से नाम लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स का, दे आर 5% प्रेफरेंस शेयर, सो यू हैव टू पे डिविडेंड ऑन दैट आल्सो। एंड ये जो लास्ट पॉइंट नंबर 4 है ये हमें हेल्प करेगा कि कौन से फिगर के ऊपर हमें डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कैलकुलेट करना है। तो प्रेफरेंस शेयर्स का लिखा गया है, preference shares were redeemed at par at the end of the year, means the opening balance will take for calculation of dividend on preference shares। तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है while doing the कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमें दोनों कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच में थोड़ी सी डिफरेंट रखूंगी। पहले मैं सारे वर्किंग नोट्स कर लेती हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो आप वर्किंग नोट से स्टार्टिंग कर सकते हैं या फिर यू कैन लीव सम स्पेस फॉर डूइंग बोथ दीज एक्टिविटीज। यहाँ पे अपना फाइनल आंसर प्रेजेंट करेंगे एंड देन नेक्स्ट पेज से मे बी 1 फुल पेज विल बी रिक्वायर्ड, पूरा पेज नहीं 3/4 तक लग जाएगा आपका अगर लॉन्ग बुक
नोट है तो उससे थोड़ा कम लगेगा, हाफ पेज में हो जाएगा, वहां पर आप एक्टिविटीज कर लीजिएगा और बाद में ये वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज से या आफ्टर लीविंग द इनफ स्पेस फॉर सोल्यूशन आप ये वर्किंग नोट करना शुरू कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर पहले वर्किंग नोट कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना शुरू कर रही हूँ। तो ये मेरे वर्किंग नोट्स हैं जिसमें मैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना रही हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर मेरा ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स इज 50,000 रुपीज। एम आई राइटिंग द करेक्ट अमाउंट? प्रोविजन फॉर टैक्स ये है, यस 50,000 रुपीज का मेरा ओपनिंग बैलेंस है। और ये जो अमाउंट दिया है पॉइंट नंबर 3 में, इनकम टैक्स of rupees 1,12,500 has been provided, मतलब ये वाला फिगर है जो इस साल हमने प्रोविजन बनाया। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L और इसके ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ प्रोविजन मेड, which is 1,12,500 रुपीज। और यहाँ पर मुझे टू बैंक टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर से मिलेगा, उसके नीचे मुझे बैलेंसिंग फिगर लिख देना चाहिए और नीचे मैं यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखूंगी विच इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन एज 1 लाख रुपीज। ओके, अब बैलेंसिंग फिगर से हम इसे निकालेंगे। यहाँ पर 1,12,500 प्लस 50,000 रुपीज इज 1,62,500 रुपीज। तो मतलब 62,500 का जो अमाउंट है वो हमने टैक्स पेड किया। ओके, वो कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर से आया। तो एक वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो गया, वर्किंग नोट नंबर 1। दूसरा वर्किंग नोट भी मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है इस क्वेश्चन के लिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर के ऊपर भी एंड बैंक लोन के ऊपर भी हमें निकालना है। चलिए पहले डिबेंचर के ऊपर कर लेते हैं। डिबेंचर कितने के थे? 8% डिबेंचर थे। देखिए आप 8% डिबेंचर है और डिबेंचर कितना था? 3,75,000 का ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस 6,50,000 का। यहाँ पर लिखा गया है कि ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिबेंचर, पॉइंट नंबर 1 में एडिशनल पॉइंट नंबर 1 रीड कर रही हूँ। ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो मैं से आपको टाइमलाइन बनाकर समझा देती हूँ। आपको टाइमलाइन सोल्यूशन में बनानी नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये मेरा 1 अप्रैल 2020 है, दिस इज माय ईयर ब्रेक 1 अक्टूबर 2020 और ये मेरा 31 मार्च 2021 है। यहाँ पर in the beginning of year I'm taking a different color pen so that you can understand well। मैंने in the beginning of year मेरे पास कितने अमाउंट के डिबेंचर्स थे? 3,75,000 रुपीज के। तो 3,75,000 रुपीज के डिबेंचर यहाँ पर थे और यहाँ पर एडिशनल डिबेंचर्स इशू किए गए, ठीक है। और एट द एंड मेरा अमाउंट जो हो गया वो कितना हो गया? 6,50,000 का, ठीक है। एडिशनल डिबेंचर्स कितना है? एडिशनल डिबेंचर इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, मतलब 6,50,000 एंड 3,75,000 के बीच का डिफरेंस 2,75,000 के डिबेंचर्स जो हैं हमने इशू किए। यहाँ पर इतने अमाउंट के डिबेंचर्स इशू किए। अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो देखो 3,75,000 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे साल भर के लिए मेरे पास था। तो 3,75,000 के ऊपर मुझे व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? 8% का डिबेंचर इंटरेस्ट निकाल लेना चाहिए, ठीक है। 3,75,000 इंटू 8% का इंटरेस्ट में निकालूंगी तो मेरे पास 30,000 रुपीज पूरे साल भर के लिए आ जाएगा। ये है 12 मंथ्स, है ना, ये 12 मंथ्स के लिए थे। लेकिन ये वाले डिबेंचर विच आर 2,75,000 वर नॉट देयर विद मी फॉर द एंटायर ईयर, मी मतलब कंपनी। तो ये 6 मंथ के लिए ही इनके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। सो 2,75,000 इंटू 8% इंटू 6/12 आपको करना होगा, ठीक है। तो 2,75,000 के ऊपर हम लोग सारे साल भर का डिबेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये आ रहा है 11,000 रुपीज। तो आपका जो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर है वो ऑल टुगेदर कितना हो गया? 41,000 रुपीज हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से टाइमलाइन बनाकर जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, दिस कैलकुलेशन बिकम्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड।
आपको एग्जाम में ऐसा प्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट डू इट नॉर्मली। जो सिर्फ मैंने ये इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी है इतना भी आप लिखिए बस, आपको बाकी ये सारा जो कैलकुलेशन किया है मैंने टाइमलाइन बनाकर वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए किया है। अब दूसरा एक और इंटरेस्ट है यहाँ पर जिसे हमें कैलकुलेट करना है, व्हाट इज दैट, दिस इज 8% बैंक लोन। बैंक लोन का रीपेमेंट हुआ है और वो भी मिड ऑफ द ईयर में हुआ है। चलिए इसका भी हम लोग इसी सेम पैटर्न पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन अगेन मैं टाइमलाइन बनाऊंगी एट द एंड ऑफ द ईयर और इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर कितना था और ईयर एंड में इसका रीपेमेंट हो गया है। यहाँ पर ये 1,25,000 था, 1,25,000, 25,000 रुपीज इज रीपेड और एट द एंड ऑफ द ईयर जो बैंक लोन बचा है इट इज 1 लाख रुपीज। ओके, सो इस 1,25,000 में से 1 लाख का अमाउंट ही पूरे साल भर के लिए अवेलेबल था। ठीक है, तो या तो आप ऐसा करिए कि 1,25,000 के ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, ठीक है, और बाकी के अमाउंट को या मेरे हिसाब से हमें ऐसा कर लेना चाहिए 1 लाख रुपीज का जो अमाउंट था वो तो सारे साल भर के लिए हमारे पास था, तो 1 लाख रुपीज के लिए हम पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 1 लाख रुपीज इंटू what is the rate of interest, 8%. okay, ये हमारे लिए हमारे पास out of this 1 lakh rupees was available for the entire year। ठीक है, ऐसा एक कर सकते कैलकुलेशन आप, मतलब 8,000 रुपीज और जो 25,000 रुपीज था उसके ऊपर आपने 8% दिया, लेकिन ओनली 6 मंथ के लिए, बिकॉज 6 मंथ के बाद उसका हम लोगों ने क्या कर दिया था, रीपेमेंट कर दिया था। तो ये है 1,000 रुपीज, 9,000 रुपीज आ गया, ये है 1, ठीक है, 9,000 रुपीज आ गया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1,25,000 के लिए आप 8% से इंटरेस्ट निकाल ले, फॉर 6 मंथ, बिकॉज 6 मंथ के लिए हमारा जो बैंक लोन था उसका अमाउंट था ये, और फिर उसके बाद रिमेनिंग 6 मंथ में आपका अमाउंट हो गया था 1 लाख रुपीज। तो इस तरीके से भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। So any one of the method you can follow, okay, for finding out the interest on bank loan. I hope this is clear to you all. ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, तो इसको आराम से, अगर आपको समझ में नहीं आए एक बार में 2 बार इस वीडियो को थोड़ा सा प्लेबैक करके देख लीजिएगा, सो दैट ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब हमने 3 कैलकुलेशन कर लिए हैं, मतलब ऑल टुगेदर 3 वर्किंग नोट्स वी आर डन विद। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बाद हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन करना है, तो लेट अस डू दैट एज वेल। सो प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालेंगे हम सबसे पहले। प्रॉफिट फॉर द ईयर वो हो जाएगा करंट ईयर का प्रॉफिट विच इज स्टेटमेंट और सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच इज गिवन टू अस। यहाँ पर ये है 3,75,000 माइनस 3,50,000। सो इसे मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देती हूँ, 3,75,000 माइनस 3,50,000, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी नो दिस। सो 3,75,000 प्लस 3,50,000, 7,25,000 का प्रॉफिट। देन उसमें हम ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, which is जनरल रिजर्व। देखिए आप यहाँ पर जनरल रिजर्व 3 लाख से 3,75,000 हो गया है, तो 75,000 रुपीज इज टू बी एडेड ओवर हियर। देन प्रोविजन फॉर टैक्स
जो कि क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी थी 1,12,500। देखिए पॉइंट नंबर 3 में जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी कि प्रोविजन फॉर टैक्स हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना बनाया 1,12,500, इसको हम ऐड कर लेंगे। ओके, और कुछ है क्या, डिविडेंड है, वो तो हम यस दोनों डिविडेंड हमको ऐड करने पड़ेंगे। 5% प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड है उन दोनों डिविडेंड को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 8% was payable on the opening balance। तो इक्विटी शेयर डिविडेंड को हम यहाँ ऐड कर लेंगे। which is ओपनिंग बैलेंस हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल का था 1,12,000 सॉरी 11,25,000। 11,25,000 का कितना परसेंट हमने 8% डिविडेंड पे किया, तो 90,000 रुपीज इधर ऐड कर लेंगे हम लोग। ये 90,000 रुपीज आया और यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ कैसे आया, 11,25,000 इंटू 8%। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास ये आया। देन उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड भी हमने पे किया है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड किस अमाउंट पे किया जाएगा, देखिए प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में लिखा है कि लास्ट पॉइंट नंबर 4, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हमें डिविडेंड पे करना है। एंड ओपनिंग बैलेंस ये है 7,50,000 रुपीज। तो 7,50,000 का 5%, 7,50,000 into 5%. Okay, 7,50,000 into 5% is 37,500। इसे भी हम ऐड कर देंगे। ओके, सो हमने अब सारी चीजें ऐड कर लिया है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए एक बार मैं रीचेक कर देती हूँ कि अगर कुछ अमाउंट छूट गया है क्या। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमने ले लिया, ओके बाकी सब तो इंटरेस्ट वगैरह है जो कि हम बाद में जाकर के ऐड करते हैं फाइनेंस कॉस्ट को। चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक की सारी इंफॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर लिया। इसे हम निकाल लेते हैं, इसका फाइनल आंसर व्हाट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए तो हम इसको करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे सारे वर्किंग नोट कंप्लीट हो गए। आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन द वर्किंग नोट। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, तो अगर किसी ने अभी तक इन्हें नोट डाउन नहीं किया है तो यू कैन पॉज एंड नोट डाउन, एंड प्लीज स्क्रीनशॉट्स मत लीजिएगा, इसे आप खुद से करिएगा। चलिए आई होप यू हैव डन दिस। अब आगे का ये जो कैलकुलेशन था इसे भी देख लीजिए, और आगे का कैलकुलेशन यू कैन सी, take pause and take a screenshot or write down, sorry not screenshot, and this one also. Now we will start with our main question. So हम लोग यहाँ पर heading दे देते हैं calculation of cash flow from operating and financing activities. As always, we'll make two columns. एक पर्टिकुलर्स का कॉलम हम बना देंगे और दूसरा कॉलम हम बना देंगे अमाउंट का। थोड़ा स्पेस लगेगा यहाँ पर बिकॉज वी आर डूइंग टू एक्टिविटीज। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो मैं पहले करूंगी नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसमें मैं लिखूंगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने वर्किंग नोट में किया था, तो आप वर्किंग नोट नंबर डाल दीजिएगा और जो भी वर्किंग नोट नंबर रहेगा उसे लिख दीजिएगा। ओ मैंने ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फाइनल कैलकुलेशन नहीं लिखा था, सो लेट मी क्विकली डू दिस। दिस इज 7,25,000 प्लस 75,000 प्लस 1,12,500 प्लस 90,000 एंड 37,500. So this has come as 10,40,000. ये 10,40,000 की अमाउंट मैं यहाँ पर लिख दूंगी 10,40,000 एंड देन इसमें हम आइटम्स टू बी एडेड करेंगे। तो एडिशन में हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो हमने कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आया था हमारा 9,000 रुपीज, तो उसको हम ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 9,000 रुपीज। देन दूसरा हमारी फाइनेंस कॉस्ट में था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे विच केम टू 41,000। ओके, ये दोनों आइटम्स हमें ऐड करने हैं और तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था जिसको हमें ऐड करना है। इसके बाद डायरेक्टली हमारे पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं, तो हम इसका नाम यहाँ लिख देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। and this is 10,40,000 plus 9,000 and 41,000, इन दोनों अमाउंट्स का हम ऐड कर देंगे तो 10,90,000 का जो अमाउंट है वो आ जाएगा। अब हम इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हमारे पास दो ही फिगर्स है, एक तो है ट्रेड पेएबल्स। तो जो ट्रेड पेएबल्स है आपका, ट्रेड पेएबल्स कितना हो गया है, ट्रेड पेएबल्स 5 लाख रुपीज हो गया है 2,50,000। सर हमें मालूम है कि जब भी इंक्रीज होती है करंट लाइबिलिटीज में, सो दैट इज बीइंग एडेड। सो हम लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, हम इसको ऐड कर देंगे। which is 2,50,000 rupees. Okay, 2,50,000 कैसे आया उसे भी हम बता देंगे, 5 लाख माइनस 2,50,000 रुपीज। और दूसरा अगर हम देखें तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है में ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री है, दिस इज इंक्रीजिंग। और जब भी करंट एसेट इंक्रीज होती है, सो दिस इज कॉल्ड कि हमारा जो मनी है दिस इज बीइंग ब्लॉक्ड, सो उसको हमें क्या करना है, माइनस। सो यहाँ पर 1,50,000 हम माइनस करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स एंड इन्वेंट्रीज। ओके, सो इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स and inventories 1,50,000, this is a minus figure। and last में ये करने के बाद 10,90,000 प्लस 2,50,000 माइनस 1,50,000, हमारा आंसर आ रहा है 11,90,000। इसमें से डोंट फॉरगेट टू डिडक्ट द टैक्स पेड। आपने जो टैक्स पेड निकाला था वो था 62,500। ये कहाँ से निकाला था, जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपने बनाया था वहां से निकाला था। देखिए ऊपर चल के मैं आपको बताती हूँ, ये सबसे पहला जो वर्किंग नोट हमने बनाया था यहाँ पर, ये जो 62,500 आया था, ये टैक्स पेड का अमाउंट हमें यहां से मिला। तो ये टैक्स पेड का अमाउंट माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर इज 11,27,500 रुपीज। इतना अमाउंट आपका आया। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा पॉइंट करना शुरू करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास
क्या क्या इंफॉर्मेशन है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो गई है, 13,75,000 हो गई 11,25,000 से। तो 2,50,000 का जो इंक्रीज है उसे हमें यहाँ लिखना होगा। तो हम लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ मैं लिख रही हूँ प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स which is 2,50,000 rupees। ओके, और उसके बाद मैं इसके साथ ही साथ जो डिविडेंड पेड है वो लिख दूंगी। डिविडेंड पेड हमने कहाँ निकाला था, ये देखिए, जहां पर हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन किया था वहीं हमने प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी डिविडेंड निकाला था। तो मैं दोनों डिविडेंड लिख देती हूँ। तो इक्विटी डिविडेंड वाज 90,000 एंड द अदर वाज 37,500। सो इक्विटी शेयर डिविडेंड which was 90,000 rupees minus figure, and preference dividend was 37,500। दोनों माइनस फिगर 37,500 लिखा ना, यस, दोनों माइनस फिगर यहाँ पर लिख देंगे। ओके, फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेड भी मैं लिख देती हूँ, जो ऊपर हमने माइनस किया था। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन was 9,000 rupees and interest on debenture was 41,000। So interest on bank loan 9,000 rupees and interest on debentures 41,000 rupees। ये दोनों भी माइनस फिगर है, इसे यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, हम लोग वापस चलते हैं ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी उसके ऊपर। चलिए, तो अब हम आगे की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। यहाँ पर 5% डिबेंचर, so 5% जो प्रेफरेंस डिबेंचर है, प्रेफरेंस डिबेंचर्स का रिडम्पशन हुआ है। आप देख सकते हैं 7,50,000 से 5 लाख हो गए, तो 2,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हुआ है, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2,50,000 माइनस फिगर। देन हमारे पास आगे क्या इंफॉर्मेशन है, लेट अस चेक। हमारे पास जनरल रिजर्व है जिसका कि कोई काम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नहीं है। देन सरप्लस का कोई काम नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें लिखना पड़ेगा। प्रोसीड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 25,000 रुपीज वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर। सो प्रोसीड फ्रॉम securities premium reserve 25,000 rupees। it's a positive figure, तो इसे लिख लेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद आगे क्या इंफॉर्मेशन है, let us check that as well। 8% डिबेंचर्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स का हमें यहाँ कुछ नहीं करना होता फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। 8% डिबेंचर है जिसका इंटरेस्ट हमने पहले ही लिख दिया, लेकिन डिबेंचर्स जो है वो 3,75,000 से 6,50,000 के हो गए। तो मतलब प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर 2,75,000 यहाँ हम लिखेंगे। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 2,75,000 यहाँ लिख लेंगे। देन उसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वी हैव डन दिस। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, बैंक लोन विच वाज 1,25,000 और अभी 1 लाख हो गया है। तो रीपेमेंट, इसका इंटरेस्ट हमने पहले ही लिख दिया है। तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 25,000 as a minus figure you will write down। Then उसके बाद आप ऊपर जाएंगे और इंफॉर्मेशन चेक करेंगे और क्या रह गया है। उसके बाद कुछ भी नहीं है। डिविडेंड हमने ले लिया, इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी लिख लिया है। चलिए अब हम इसको एडिशन एंड डिडक्शन जो भी है करना शुरू करते हैं। सो 2,50,000 माइनस 90,000 माइनस 37,500 माइनस 9,000 माइनस 41,000
minus 2,50,000 plus 25,000 plus 2,75,000 and minus 25,000. So आपका जो आंसर आ रहा है, it's a positive figure 97,500 and this is cash flow from financing activities. Okay, what it is cash flow from financing activities. अगर आपने नोट नहीं किया है, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको. इधर देखिए, ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और ये है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. Okay, so this was again very simple. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑल्सो वी आर डन विद टुडे. अब हमारे पास जो बचा हुआ है, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, हम आने वाली क्लासेस में फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो विद एडजस्टमेंट के करेंगे क्वेश्चंस, और उसके लिए आपके बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अब हमें एक एक एक्टिविटी उठाना है और उसको सॉल्व करते जाना है. तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्या करें, आप सारे वीडियोस को अच्छे से देख ले, आपने जो रनिंग नोट्स बनाए उन्हें देख लीजिए. आपको जो मेरे हैंडमेड नोट्स दिए गए हैं उनको आप लोग अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, अपने पास प्रिंट निकाल के रखिए. ठीक है, इतना काम करके आप आगे के फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करने मेरे साथ बैठेंगे तो दिस चैप्टर विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू. हाँ, लेकिन मैं एक वार्निंग दे रही हूँ कि बिना रिविजन के आप ना देखें इन लेक्चर्स को, आप रुक जाएं, पहले आप अपना रिविजन कर लें, उसके बाद देखें, क्योंकि अगर आपने सारी एक्टिविटीज को ठीक से रिवाइज नहीं किया है तो आपको बड़े क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आ सकती है, बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज एवरीथिंग एंड यू कम टू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर. And before I go, I'll tell you, if you have not yet subscribed my channel, please do subscribe, like the video and share the video with as many people as possible, because मैं चाहती हूँ जितने ज्यादा बच्चों को benefit possible हो, उनको ये benefit मिलना चाहिए of these free classes which are available on YouTube. And if any one of you want the entire syllabus in little more detail, you can go to my app. वहां पर फास्ट ट्रैक कोर्स अवेलेबल है फॉर टर्म 2, जिसमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में सारा का सारा टर्म 2 का अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट कराया गया है. सो check that as well. And मेरी ऐप का नाम है कृष्णा's क्लासेस. आप वहां से बहुत सारे दूसरे कोर्सेस भी चेक कर सकते हैं which is available on a very affordable price. तो आज के लिए बस इतना ही. We'll meet in the next class. Till then, bye. Have a great day.